औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर मोहम्मद साकिब कुरैशी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स का रिवीजन एज पर रिड्यूस सिलेबस। चैप्टर नंबर 11 से बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं और मुख्तलिफ वीडियो लेक्चर्स में इसी यूट्यूब चैनल से आपको पूरी फिजिक्स एक्सप्लेन कर दी जाएगी एग्जाम से पहले। आपने अगर अब तक बिल्कुल भी अपनी तैयारी नहीं की तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने न्यूमेरिकल्स का भी आगाज़ कर लिया, चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर चुके हैं एज पर रिड्यूस सिलेबस, और अब हम इंशाल्लाह टॉपिक वाइज अपनी सेकेंड ईयर फिजिक्स को सॉल्व कर रहे होंगे। सबसे पहले आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करते हैं पहला टॉपिक हमारा थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का क्या मतलब है, इन्हीं नोट्स में से बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे मैं नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा ताकि उसी में से आप याद कर लें। और हम आज ही बैठकर ऐद करते हैं कि इंशाल्लाह जितने भी लोग इस वीडियो लेक्चर को सुन रहे हैं वो तमाम के तमाम अपने मकसद में कामयाब होंगे, अपने घर वालों का ख्वाब पूरा करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और अपना नाम अपनी फील्ड में रोशन करेंगे। आमीन हम सब बोल देते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा टॉपिक था हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन। हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट अंडरगो चेंजेस in dimension when they are heated. This change in length or area or volume is called as thermal expansion. जब कभी भी हम कहते हैं कि सर कोई भी बॉडी आप हीट करते हो तो उसकी डायमेंशन चेंज होती है, ये चेंज या तो लेंथ में आ सकता है या फिर ये चेंज एरिया में आ सकता है या फिर ये चेंज वॉल्यूम में आ सकता है और इसे हम नाम दे देते हैं थर्मल एक्सपेंशन का। अब यहाँ पर साइंटिफिक रीजन आता है सर, वाई बॉडीज एक्सपेंड ऑन हीटिंग। ऐसा क्यों होता है सर कि बॉडीज एक्सपेंड कर रही हैं हीटिंग पर? ये जवाब देखते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर डेफिनेट। जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें मॉलिक्यूल के दरमियान जो फासला है वो तयशुदा है। व्हेन अ बॉडी इज हीटेड it molecule vibrate more energetically against the action of intermolecular forces। जब आप हीट करते हो तो क्या होता है, हीट करने के बाद मॉलिक्यूल्स आपस में मूव करते हैं और आपस में जगह जनरेट होती है एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज इंक्रीज। उनके दरमियान डिस्प्लेसमेंट बढ़ती है। सिंस द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीज, चूंकि उनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ रहा है इस वजह से उनकी डायमेंशन भी बढ़ रही है और बॉडी एक्सपेंड करती है। एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो पानी जरूर बॉयल किया होगा आपने घर में, दूध बॉयल हुआ होगा आपके घर में, कोई भी चीज़ जब बॉयल होती है तो उसका आप देखते हैं कि एक्सपेंशन होती है उसमें। अब आते हैं सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन। हम कहते हैं सर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन, लीनियर, सुपरफिशियल एंड वॉल्यूमेट्रिक। हमारे कोर्स में दो है बेटा, लीनियर और वॉल्यूमेट्रिक। हम सुपरफिशियल नहीं पढ़ते लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए। आइए देखते हैं लीनियर एक्सपेंशन क्या होती है। एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ सॉलिड बॉडीज ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एज लीनियर एक्सपेंशन। अगर लेंथ बढ़ेगी तो क्या कहलाएगा, क्योंकि हम साथ साथ एमसीक्यूज भी याद कर रहे हैं बेटा, लेंथ बढ़ी तो हम कह रहे हैं उसे लीनियर एक्सपेंशन। अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। दो फैक्टर है बेटा जिस पर डिपेंड करेगा। एक तो ये डिपेंड करेगा कि उसकी लेंथ कितनी है, दूसरा डिपेंड करेगा कि उसको टेम्परेचर कितना दिया था आपने। तो आप कहेंगे इसे लेंथ पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। आइए बेटा डेरिवेशन पढ़ते हैं इसकी। हम कहते हैं कंसिडर अ मेटेलिक बार ऑफ लेंथ L1। एक मेटेलिक बार आप बनाओगे और कहोगे कि उसकी लेंथ कितनी है, L1 है। एट अ टेम्परेचर T1, टेम्परेचर कितना है T1। लेट द बार इज हीटेड टू T2, आपने उसे हीट किया T2 तक, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट it is observed that linear expansion depends on two factors. The increase in length of solid bar is directly proportional to the original length. देखो मुझे बताओ कि अगर आपने जो बार ली थी वो 10 मीटर की थी और अगर आपने जो बार ली वो 1 मीटर की थी तो किसकी लेंथ ज़्यादा बढ़ेगी? आप कहोगे 10 मीटर वाले की। और किसकी लेंथ कम रहेगी? आप कहोगे 1 मीटर वाले की। तो जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो लिख दिया चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब कहते हैं द इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। मैं कहता हूं मैंने ज्यादा टेम्परेचर दिया, अगर ज्यादा टेम्परेचर दूंगा तो ज्यादा इंक्रीज होगा, अगर कम टेम्परेचर दूंगा तो कम इंक्रीज होगा। तो ये क्या हो गया भाई, डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अब इन दोनों इक्वेशंस को जरा कंबाइन तो कीजिए, तो जब कंबाइन करेंगे तो बनेगा डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू L1 डेल्टा टी। ये वाली बात भी आ रही है समझ में। जब भी बेटा इस साइन को हम रिमूव करते हैं तो इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट लगता है, यहाँ पर कांस्टेंट हमारे पास अल्फा है तो आपके पास बन गया डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा L1 डेल्टा टी। याद रहे बेटा, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो और उसमें परेशान रहते हो तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन वीडियोस इसी तरह इसी चैनल पर मौजूद हैं, प्लेलिस्ट भी मौजूद है, वहाँ से आप न्यूमेरिकल्स भी देख सकते हो। अब ये डायग्राम ऐसी हो जाएगी ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक आपके पास L1 था, ये इंक्रीज हुआ तो ये डेल्टा एल हो गया।
तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो टोटल है वो क्या है, जो टोटल है वो L2। ये फिगर्स आपको एग्जाम में भी बनानी है, साथ साथ आपकी प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर हो रही है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हम कहते हैं सर L2 कैसे मालूम करेंगे, L1 प्लस डेल्टा L। डायग्राम अगर दोबारा आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हो बेटा कि L1 में जब डेल्टा L प्लस करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, L2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब डेल्टा L की वैल्यू है ना पीछे आपके पास, जरा पुट कीजिए डेल्टा एल की वैल्यू, तो बन जाएगा L2 इज इक्वल टू L1 अपनी जगह, डेल्टा एल की जगह आपने लिख दिया अल्फा L1 डेल्टा टी। अब L1 और L1 दो दफा आ गया तो हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 क्यों लिखा, चूंकि डेल्टा टी के बराबर है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स में बेटा ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, कुछ न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, और कुछ न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, डिपेंड करता है हमारे पास कि कितनी हमारे पास डेटा गिवन है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या याद करनी है हमें, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ऑफ सॉलिड एंड इज डिफाइंड एज। पेपर में डिफाइन करने के लिए आता है, मैं एक एक नंबर की चीज़ पढ़नी है, एक एक लाइन इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे और बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ इम्तिहान से पहले हम अपने कोर्स को कंप्लीट कर देंगे। Increase in length per unit original length per Kelvin rise in temperature is known as coefficient of expansion। इसको डिनोट किससे करते हैं, अल्फा से, और अल्फा की वैल्यू सबके लिए डिफरेंट है, मतलब आयरन होगा तो अल्फा की वैल्यू डिफरेंट है, कॉपर होगा तो अल्फा की वैल्यू डिफरेंट है, ब्रास होगा तो अल्फा की वैल्यू डिफरेंट है। यूनिट क्या होगा सर, यूनिट है इसका 1/k या k इनवर्स, ठीक है। ये वाली बात आ गई बच्चों को समझ में। आइए दूसरी बात पढ़ते हैं। अब हम कहते हैं सर इफ इट इज इन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी देन इट इज कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। कभी कभी पेपर में आ जाता है क्यूबिकल एक्सपेंशन, बच्चे परेशान हो जाते हैं ये क्या चीज़ है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के साथ हमारे पास क्यूबिकल एक्सपेंशन है। हम बेटा रिड्यूस सिलेबस पढ़ रहे हैं और हमने एक वीडियो लेक्चर में रिड्यूस सिलेबस को टिक भी कर लिया था बुक में, आप भी वो वीडियो देखकर उसको टिक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो आगे पढ़ने में। अब हमें कहते हैं कि जी कंसिडर अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम V1। एक बॉडी लीजिए जिसको आपने V1 कहा और आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो आपने डेल्टा T कह दिया उसको, जो इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा वो डेल्टा V है। तो पिछले की तरह जब डेल्टा L बराबर था L1 के तो डेल्टा V बराबर हो गया V1 के, डेल्टा L बराबर था डेल्टा T के तो डेल्टा V बराबर हो गया डेल्टा टी के, ठीक है भाई, बहुत आसान है अगर पिछली समझ में आ गई थी तो। अब अगर हमने कंबाइन कर लिया तो क्या था, डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू V1 डेल्टा टी। ये साइन हटेगी तो कांस्टेंट लगेगा, इस मरतबा कांस्टेंट क्या है हमारे पास सर, इस मरतबा कांस्टेंट है हमारे पास B यानी बीटा। बीटा इज द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब फाइनल वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इनिशियल प्लस इंक्रीज इन वॉल्यूम यानी V2 प्लस V1 प्लस डेल्टा V। बस किया ये बेटा कि वहाँ पर L था यहाँ पर V है, बाकी कोई भी तब्दीली नहीं लाए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा V, V2 इज इक्वल टू V1 प्लस B V1 डेल्टा T। V1 कॉमन आ गया, V2 बराबर हो गया V1 प्लस बीटा डेल्टा T। और बीटा को अब डिफाइन करेंगे तो वहाँ क्या था बेटा, इंक्रीज इन लेंथ था, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इंक्रीज इन वॉल्यूम कर दिया। कोई तब्दीली नहीं है, अगर वो अच्छे से आपको समझ में आ गया तो ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, हम हो सकता है कि एक चैप्टर 2 से 3 वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट करें, जहाँ पर एक ख़त्म करेंगे तो सेकंड हम इंशाल्लाह फिर वहीं से शुरू भी कर देंगे। आप बस चैनल पर अगर रहेंगे सब्सक्राइब करने के बाद तो हर नई वीडियो इंशाल्लाह आपके पास नोटिफिकेशन खुद ब खुद आएगा। अब अगर बेटा हम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। आइए इसको करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कॉपीज़ अपनी सामने रखें और स्टेप वाइज इसे अपने पास लिखते भी रहें। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ऑनलाइन क्लासेस को इस तरह अटेंड कीजिए जैसे वाकई में आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको चीज़ें समझाने में भरपूर मदद करूँगा। अब आई शो दैट बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। आइए एक क्यूब लीजिए, तो आपने कहा सर ये लेंथ है, फिर ये भी लेंथ है, फिर ये भी लेंथ है, यानी लेंथ हाइट और विथ आपने कह दिया इसको। तो बिफोर हीटिंग एट T1K, जब आपने हीट कर दिया तो इसका साइज बढ़ेगा, ठीक है, L तो अपनी जगह रहेगी, चेंज इन लेंथ भी आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा L प्लस डेल्टा L। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, वीडियो लेक्चर का तो ये फायदा है कि जो बात नहीं समझ में आई पॉज करके दोबारा भी उसको एक मरतबा सुन सकते हैं आप। आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो वॉल्यूम है
क्यूब का वो L मल्टीप्लाई बाय L के बराबर होता है। जब L मल्टीप्लाई बाय L के बराबर होता है तो वो क्या बन जाएगा बेटा, वो L क्यूब बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी बात समझ में आ रही है। अब हम कहते हैं इफ इट इज हीटेड टू T2 देन द लेंथ ऑफ ईच साइड विल बिकम L प्लस डेल्टा L। तो V आपके पास आपने कह दिया L प्लस डेल्टा L की क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, ये वाली भी बात हमें समझ में आ रही है। अच्छा, ये जो V2 है यानी चेंज इन वॉल्यूम है, ये किसके बराबर होता है? सर पिछले फॉर्मूला से हमें पता है कि ये V1 प्लस डेल्टा V के बराबर होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मुश्किल इसलिए मैंने आपको कहा था कि साथ साथ लिखते भी जाइएगा ऐसे। डेल्टा एल की वैल्यू क्या होती है? सर डेल्टा एल की वैल्यू होती है अल्फा एल डेल्टा टी। तो का पुट कर दीजिए इस वैल्यू को भी। ठीक है, फिर कुछ कॉमन आ रहा है आपके पास? सर हमारे पास बिल्कुल कॉमन आ रहा है, एल क्यूब अलग हो गया और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब अलग हो गया। यहाँ तक की बात मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई है, नहीं तो एक मरतबा फिर वीडियो पॉज करके दोबारा देख लो और इसको अपने पास नोट करके रख लेना। अब आपने पढ़ा है ए प्लस बी का फॉर्मूला? सर ए प्लस बी का फॉर्मूला बिल्कुल पढ़ा है हमने। ए प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। हाँ सर मुझे याद है। तो आपके लिए बेटा 1 क्या है? सर मेरे लिए ये a है, ये b है। तो a क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या आएगा? सर 1 ही आएगा। बी क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? बी का क्यूब। बी क्या है? अल्फा डेल्टा टी है, तो बन गया अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब। सही है बेटा। फिर लिखा हुआ 3a स्क्वायर बी, तो आपने लिख दिया 3a का स्क्वायर क्या आएगा? 1 ही आएगा बेटा। और बी का स्क्वायर बी था, बी का स्क्वायर नहीं है, बी सीधा लिख दिया आपने अल्फा डेल्टा टी प्लस 1 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, चूंकि बी का स्क्वायर था। अब यहाँ आपके पास लिखा हुआ था v1 प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू, अब ये एल क्यूब है और ये सारी वैल्यूज आपने लिख दी। अब आप कहते हैं कि सर अल्फा इज अ फ्रैक्शनल वैल्यू रेंजिंग 10 पावर माइनस 5 टू 10 की पावर माइनस 6, therefore we can neglect all the terms containing high powers of alpha। देखो 10 की पावर माइनस 6 का मतलब होता है 0.00000006। अगर इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 0.000000000012। अब इतने सारे जीरो आ रहे हैं अगर किसी वैल्यू में, तो हम कहते हैं कि सर वो किसी काम का नहीं है। तो हर वो वैल्यू जिसमें उसकी स्क्वायर या क्यूब की वैल्यू है, आप उसे नेग्लेक्ट कर दोगे। तो देखो इसमें क्यूब था, इसको काट दो कि नहीं लिखना है, इसमें स्क्वायर है, इसको काट दो कि नहीं लिखना है, तो क्या बचेगा पीछे? सर v1 प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू एल क्यूब 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी की भी तो वैल्यू है ना पीछे आपके पास, बीटा v1 डेल्टा टी। ठीक है सर, पुट कर देते हैं। अब क्या हुआ? सर अब हमने कहा कि हमें ये बात मालूम है कि डेल्टा वी बराबर था v1 बी डेल्टा टी के, और L3 यानी L क्यूब बराबर है V1 के। तो क्या किया जाए बेटा? अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, तो V1 अपनी जगह आ गया। यहाँ पर आपने 1 प्लस बी डेल्टा V1 डेल्टा टी लिख दिया, L क्यूब की जगह V1 लिख दिया, 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा लिख दिया। V1 से V1 बेटा आपने कैंसिल कर दिया, तो आपके पास बचा 1 प्लस बी डेल्टा टी प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। ये यहाँ भी +1 है, ये यहाँ +1 है, वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। यहाँ पर भी डेल्टा टी और यहाँ पर भी डेल्टा टी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा पीछे? b इज इक्वल टू 3 अल्फा। यही हमारा सही जवाब है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम गैस लॉस पढ़ रहे होंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, और इसके बाद हम जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का वीडियो लेक्चर सुनने का। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।